फाइनली भारत की तरफ से एमका को मैन्युफैक्चर करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इंडियन आर्मी को अभी किस वजह से जल्दी नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने पर जोर देना चाहिए, और अंत में क्या सच में भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की पहली 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से एचएएल और एडीए की तरफ से अपने अंडर डेवलपमेंट फाइटर जेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच एक दिन पहले ही एडीए और एचएएल की तरफ से अनाउंस किया गया था कि एमका की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अभी बनाने के लिए मेटल कटिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इनको एडीए और एचएएल के द्वारा फैब्रिकेट किया जाएगा और फिर इनकी असेंबली प्रोसेस को शुरू की जाएगी, जिसको आगे चल के एमका की फर्स्ट प्रोटोटाइप को बनाने से पहले अलग अलग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि फाइनली अभी एमका की इनिशियल यूनिट यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 को डेवलप करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। प्लान के मुताबिक पहले 2025 के अंदर एमका की 2 नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को बनाया जाएगा, जिनको आगे चल के एमका के लिए डिजाइन किए गए टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर 2027 के बाद एमका की प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा और ऐसे करीब 5 प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें पहले से डिफाइन किए गए टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स सिस्टम को इंस्टॉल करके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इनको लगभग 2 से 3 साल तक टेस्ट किया जाएगा। और इसी बीच 2030 और 31 में एमका की पहली एलएसपी यूनिट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी भी एमका प्रोजेक्ट में एक दिक्कत मौजूद है, क्योंकि 2022 में एमका की प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन अभी जब इसकी इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनना स्टार्ट किया जा रहा है, अभी तक इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हो सकता है आगे चल के इसको लेके भी एमका की डेवलपमेंट साइकिल में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अभी के लिए एमका एक 20 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में ये बस 1.5 टन तक की पेलोड को कैरी कर सकता है, लेकिन नॉन स्टेल्थ मोड में ये लगभग 6.5 टन के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकेगा। इनिशियली इसमें अभी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे आगे चल के एक इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया। और इनिशियल बैच में जो पहले 40 मार्क 1 वर्जन की एमका को बनाया जाएगा, उन सभी में जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट एक कंफ्यूजिंग अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से उनके ऊपर कोई सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। अब हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन सा मिसाइल था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे तर्क के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है। अब कल रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया था कि भारत की तरफ से कोई सुपरसोनिक चीज उनकी एयर स्पेस में जाके घुसा था और पाकिस्तान की साइड में जाके गिरा था। अब डीजी एस्पायर बाबर इफ्तिकार के मुताबिक इनिशियली ये सुपरसोनिक टारगेट इंडियन एयर स्पेस में ही चल रहा था, लेकिन अचानक से ये अपनी डेजिग्नेटेड पाथ से भटक गया था, जिस वजह से ये पाकिस्तान के अंदर घुस गया था। हालांकि इसके अंदर किसी की इंसान की जान नहीं गई है और ना ही कोई इसमें इंजर्ड हुआ है, लेकिन इससे कुछ संपत्ति पाकिस्तान के जरूर नष्ट हुए हैं। पाकिस्तान के डीजी एस्पायर के मुताबिक ये सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा था और गिरने से पहले इसने लगभग 207 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। अब इस वजह से इसको ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया जा रहा है और ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो कि शायद एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है या फिर लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये भी दावा है कि जो मिसाइल है इसमें कोई वॉरेड मौजूद नहीं था, जिस वजह से इम्पैक्ट होने के बाद कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, वरना अगर इसमें वॉरेड मौजूद होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। और अभी एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत को वार्निंग भी दिया गया। इसके पीछे जो भी कारण है या फिर अगर कोई टेक्निकल फेल्योर की वजह से ऐसा हुआ था, तो इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाए और फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो, ऐसा ख्याल रखा जाए। अब देखा जाए तो अगर कोई बिना वॉरेड वाला मिसाइल भारत की तरफ से फायर किया आता है, तो हो सकता है इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, जिसमें सिर्फ मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम को और परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश किया जा रहा होगा, या फिर बस इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा हो, तो उसमें वॉरेड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर ये कोई टेस्ट होता तो मुझे नहीं लगता कि भारत की तरफ से ऐसी कोई लापरवाही वाली टेस्ट की जाएगी जिसमें आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
आपने देखा होगा जब भी भारत की तरफ से कोई मिसाइल टेस्ट करने की प्लानिंग की जाती है तो उसको सबसे पहले तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ताकि अगर टेस्ट के दौरान कोई गड़बड़ी होता है तो ये पानी में गिर जाएगा। और टेस्ट से काफी पहले ही जिस रीजन में इस टेस्ट को करने का प्लान किया गया होता है उसके ऊपर नोटम वार्निंग को इशू किया जाता है, ताकि गलती से भी कोई उस रीजन में उस समय के अंदर ना जाए। फिलहाल के लिए इसके ऊपर अभी एक जांच भी होने वाली थी कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई सुपरसोनिक मिसाइल जाके उनकी तरफ गिरा था, ये एक्चुअली में क्या था। पाकिस्तान का क्लेम है कि मिसाइल हरियाणा की सिरसा से लॉन्च किया गया था और उसके बाद ये महाजन फील्ड फायर रेंज की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से ये बीच में से अपना पाथ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाने लगा था। वैसे मेरे हिसाब से ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे कोई प्रैंक करने के मूड में होगा तो पाकिस्तान की तरफ चला गया होगा और गलती से डीजे एस्पर को ये मैसेज देना भूल गया होगा कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है तो कैमरे की तरफ देखिए हाथ हिला दीजिए, क्योंकि मेरे आने से आप सभी के बाकी सब पुर्जे वैसे ही हिले हुए हैं। वैसे अभी एक अपडेट सामने आया और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जाके गिरा था उसको भारत की तरफ से फायर किया गया था, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि वो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल था या कोई और मिसाइल था। और इस मिसाइल को किसी भी टेस्ट करने के लिए फायर नहीं किया गया था, बल्कि ये यूनिट अपने शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट सामने आए थे जिस वजह से ये मिसाइल अपने आप ही फायर हो गया था। भारत को इस बात का दुख भी है कि इस तरीके के हादसे का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी है कि इससे किसी की जान नहीं गई है। इस बात पर अभी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होने वाली है कि एक्चुअली किस वजह से मिसाइल लॉन्च किया गया था, ये अपने आप किस तरीके से लॉन्च हो गया था। अब हालांकि रेंज को देखकर इसको ब्रह्मोस मिसाइल क्लेम किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये बताया नहीं गया कि कौन सा मिसाइल है। पर एक अच्छी बात यह कि इसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक बात भी गौर करने वाली है कि मैलफंक्शन होने के बाद भी भारत की जो मिसाइल है वो अपना ओरिजिनल टारगेट नहीं भूल रहे। तो माफ करना, क्वेश्चन नहीं तो उधर निकल जाता हूँ। अगला अपडेट एक दुखद अपडेट होने वाला है, क्योंकि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर अभी जम्मू कश्मीर की गुरेज सेक्टर में क्रैश हो गया है और क्रैश की वजह से इसमें मौजूद 2 क्रू मेंबर में से पायलट की मौत होने की खबर सामने आई है और इसमें मौजूद को पायलट गंभीर रूप से घायल हुए। अब चीता हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर लगभग 50 साल से ज्यादा पुराने हेलीकॉप्टर है और अभी हेलीकॉप्टर अपनी ओवर टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनको कब से रिटायर कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे कि इंडियन एयरफोर्स अभी MiG-29 को रिटायर करना तो चाहता है, लेकिन मजबूरी की वजह से रिटायर नहीं कर पा रही है। ठीक वैसे ही इन चीता हेलीकॉप्टर्स को भी मजबूरी की वजह से ऑपरेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर भी पिछले कई सालों से डिले होता जा रहा है, जिस वजह से नए हेलीकॉप्टर्स को अभी तक इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, जो कि इन चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए काम आने वाले थे। आगे चल के इनको एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक फुल स्केल में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ है और ना ही मास स्केल में इनके लिए आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया है। पर अभी वक्त आ गया है जहां पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए कोशिश करना चाहिए, वरना MiG-21 की तरह आगे चल के इनको भी फ्लाइंग कॉकपिट्स कहा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।